भले अभी देश में इतनी खलबली मची हुई है, पर 19 अप्रैल से बस वोट्स देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि असल में कौन इंडिया को आने वाले 5 सालों में प्रगति की राह पर ले जाएगा। हालांकि इलेक्शंस के ठीक पहले कई पार्टीज को बड़ा झटका मिला है, जिसमें से सबसे बड़ा शायद रूलिंग पार्टी बीजेपी को ही लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए हटा दिया था। बीजेपी के अलावा SBI को भी काफी फटकार पड़ी है और वापस से उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि ये फटकार शायद रुकने का नाम नहीं लेगी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक हुआ था तो लोगों में एक अलग एक्साइटमेंट देखने को मिला था कि आखिर किसने कितने पैसे किस पार्टी को दिए हैं। तो जहां बीजेपी को इस स्कीम से सबसे ज्यादा पैसे मिले थे, जो कि ₹6060 करोड़ है, वहीं फ्यूचर गेमिंग टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट बायर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद अ टोटल परचेज वैल्यू ऑफ ₹1368 करोड़। इसके फाउंडर सैंटियागो मार्टिन, जो कि लॉटरी किंग के नाम से भी काफी फेमस है, से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जस्टिस अभय एस ओक और उज्जैन भुवन की बेंच ने सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ चल रहे ईडी द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग केस पर स्टे लगाकर उन्हें थोड़ी राहत दी है। जहां एक ओर ये हुआ है, वहीं दूसरी ओर SBI ने वापस से RTI के माध्यम से उठी एक सवाल का ऐसा जवाब दिया है जो कि उनकी सुर्खियों का कारण बन गया है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट रिटायर्ड कमोडर लोकेश बत्रा ने SBI से कुछ सवालों का जवाब मांगा है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पिछले 6 सालों में कई RTI के माध्यम से SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डेटा निकलवाई थी और जिस डिटेल्स के बेसिस पर ही एडवोकेट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा था। अपने RTI एप्लीकेशन में लोकेश बत्रा ने SBI से 2 मांगे रखी थी। पहला तो ये कि जो डेटा SBI ने ECI को 21 मार्च को सबमिट कर दिया था, वे लोकेश बत्रा को भी दे, और दूसरा ये कि भला SBI ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को कितने पैसे दिए थे उनके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए। तो बात करते हैं पहले मांगी। अगर आपको नहीं ध्यान तो आपको याद दिला दे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जाकर SBI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 21 मार्च को सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी सबमिट किया था और इसी डेटा की मांग बत्रा ने SBI से की थी। अब आप सोचेंगे कि जब ये डेटा SBI ने ECI को दे ही दिया है तो लोकेश बत्रा को देने में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ खुद को गलत पाएंगे, क्योंकि SBI ने लोकेश बत्रा को इस मामले में डेटा देने से सख्त मना कर दिया। जितना ये आपके लिए शॉकिंग है, उससे ज्यादा खुद लोकेश बत्रा के लिए था। पर इसके पीछे का कारण SBI ने देते हुए कहा, इन्फॉर्मेशन sought by you is containing details of purchases and political parties and hence cannot be disclosed as it is held in fiduciary capacity, disclosure of which is exempted under section 8 subsection 1E and J of the RTI Act। SBI के इस जवाब से तो बत्रा काफी शॉक्ड ही थे कि जब ये डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है तो भला SBI ने क्यों ये देने से मना कर दिया। जहां उन्हें लगा था कि चलो ये तो SBI ने मना कर दिया, पर हरीश साल्वे की फीस तो डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, वहीं SBI ने एक दूसरा झटका उन्हें दे दिया जब उन्होंने ये भी करने से सख्त मना कर दिया। इसका एक्सक्यूज देते हुए SBI ने कहा, द इन्फॉर्मेशन sought by you is third party personal information available with the bank in fiduciary capacity, referring to sections 8 subsection 1E and 1J of the Act. The same is also of commercial confidence in nature, hence denied as it is exempted under section 8 subsection 1D of the RTI Act। हालांकि इस पॉइंट पर तो बत्रा काफी नाराज हो गए, क्योंकि SBI ने वो इन्फॉर्मेशन छुपाई जो कि लोगों को जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि दिस इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड टैक्स पेयर्स मनी पे टू सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। एक नजर इन लॉस पर भी डाल लेते हैं, जिसका एक्सक्यूज SBI ने डेटा नहीं देने के लिए किया है। ECI वाली सेम डेटा नहीं देने के लिए SBI ने सेक्शंस 1, सेक्शंस 8, सबसेक्शन 1E और G ऑफ द RTI एक्ट को उठाया था, जहां सेक्शन 8, सबसेक्शन 1E ऑफ द RTI एक्ट exempts information available to a person in his fiduciary relationship unless a competent authority decides its disclosure is in the larger public interest। वहीं subsection 1J exempts personal information whose disclosure is unrelated to the public interest or whose disclosure would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless designated officials decide otherwise। एक पॉइंट यहाँ SBI ने fiduciary responsibilities का भी उठाया था कि कैसे वे बत्रा को ये डेटा नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता दे कि fiduciary responsibilities involve trust, especially in situation involving control of others' money और property। अगर आसान शब्दों में कहे तो SBI को बहुत ही भरोसे के साथ लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बदले में पैसे दिए थे और इसी भरोसे के चलते वे उन लोगों की डिटेल्स या उनसे जुड़े डेटा को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। हरीश साल्वे की फीस के लिए जहां ऊपर वाले दोनों सेक्शन का एक्सक्यूज SBI ने दिया, वहीं उन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया था,
Subsection 1D exempts information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless relevant authorities direct its disclosure. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जब भी द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 फोर्स में आएगा, it will amend section 8 subsection 1G of the RTI Act to more broadly exempt information which relates to personal information. जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला भी था कि SBI ने एक बार और भी RTI के माध्यम से जवाब देने से मना कर दिया था। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने SBI से उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की डिटेल्स की मांग की थी। हालांकि उन्हें शॉक देते हुए SBI ने ये इन्फॉर्मेशन देने से सख्त मना कर दिया था और स्टेट किया था कि क्योंकि ये एक कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस का मामला है तो इसे डिस्क्लोज करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो भले जहां SBI ने लोकेश बत्रा और अंजलि भारद्वाज दोनों की RTI एप्लीकेशन पर जवाब देने से मना किया है, वहीं उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा फाइल किए गए RTI एप्लीकेशन पर अपना जवाब देकर लोगों को और शॉक में डाल दिया है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कमीशन के नाम पर द गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI received rupees 10.68 crore from the Ministry of Finance for sale and redemption of the electoral bonds। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेती थी और हर बार ये रेट कुछ न कुछ घटते बढ़ते रहती थी। The bank raised vouchers for commission for its bank charges and transaction fees along with 18% goods and services tax GST for the electoral bonds। और अब तक का सबसे बड़ा कमीशन SBI को 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मिला था, which was taken during the 9th phase of electoral bonds। It took place just before the 2019 Lok Sabha elections and a total of 4,607 bonds were sold during the phase। The SBI had charged rupees 1.25 crore as commission और वहीं the lowest payment of rupees 1.82 lakh was charged during the 4th phase when 82 electoral bonds were redeemed। और सिर्फ यही नहीं, SBI को कई बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये पेमेंट करने के लिए याद भी दिलाना पड़ता था। और एक ऐसे ही केस में तब के SBI चेयरमैन रजनीश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखने पर मजबूर भी हो गए थे, जो कि फरवरी 13, 2019 को लिखा गया था तब के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी SC गर्ग को। At that stage, SBI's unpaid dues for 7 phases of the scheme added up to rupees 77.43 lakh। अपने उस लेटर में SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने लिखा था, The claim for commission lodged by the bank is considered very reasonable, keeping in view the complexities associated with the related IT developments। The claim is also in line with government commission rates, collections rupees 50 per transaction for physical collections and rupees 12 per transaction for online transactions, payments 5.5 पैसे per rupees 100। सिर्फ यही नहीं, SBI ने 2019 लोकसभा इलेक्शंस के ठीक पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल में एक चढ़ाव देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि एक ऐसा ही लेटर इस साल 8 जनवरी को भी लिखा गया था, बस कुछ हफ्तों पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम पर ही ताला लगा दिया। इस लेटर में स्टेटेड था, इन व्यू ऑफ ensuing जनरल एंड असेंबली इलेक्शंस इन वेरियस स्टेट्स टू बी हेल्ड दिस ईयर, वी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन डिमांड्स फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। देयर इज देयरफॉर एन इमीडिएट नीड फॉर प्रिंटिंग ऑफ मोर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। पर अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चैप्टर खत्म है, तो देखते हैं कि भला उनसे रिलेटेड न्यूज कब जाकर खत्म होगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस केस की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।